हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो टेक्निकल हेल्पर का जो बैच चल रहा है टेक्निकल हेल्पर पार, अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार उसके अंदर करीबन 4 क्लास हो चुकी हैं और कल जो क्लास का ऑफ हो गया था कुछ कारणवश हो गया था और आज अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें दोस्तों प्लेलिस्ट में सारी क्लास डली हुई हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं और साथ साथ में तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अपन दोस्तों अपना जो बैच चल रहा है इस प्रकार चल रहा है कि अपन एक एक कुछ मतलब एक ऐसा टॉपिक एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के मतलब इस प्रकार से वो कर रहे हैं ताकि उसके बारे में सारी चर्चा कर सकें और जिससे उससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन सकते हैं। अब अपन एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं कर सकते, इसलिए अपन एक ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं उसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे वो बनते चल जाएंगे। अपन एक एक को पढ़ रहे हैं जिससे क्या है अपन कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं मन से, और ये किसी न किसी एग्जाम में इस प्रकार से बन सकते हैं, मैं अपन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को आप अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर करना है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है आपका, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है बस। ठीक है, ओके, करते हैं क्लास स्टार्ट। दोस्तों आज अपन जनरेटर चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, विद्युत चुंबक और जनरेटर के बारे में। जनरेटर बोल दें या जनरेटर बोल दें, यानी कि विद्युत चुंबक जनरेटर, यानी कि विद्युत चुंबक जनरेटर, उसके बारे में अपन देखते हैं। उसके बारे में जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे को देखेंगे। पिछली क्लास में अपन देखा था कौन प्रकार से पृथक उत्तर देखा था, उसके बाद में डायनामो जो स्थायी चुंबक वाला था उसको देखा था। उसके बाद में अपन देख रहे हैं आज विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक क्या होता है, जो पृथक उत्तेजन जो रहा है उसमें क्या अलग से बैटरी लगाई जाती है, अलग से डीसी सप्लाई लगाई जाती है और डीसी सप्लाई के द्वारा उस बैंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार की डीसी सप्लाई नहीं लगाती, यानी कि इसमें कोई भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता मतलब लगाते नहीं है। आवश्यकता डीसी सप्लाई है क्योंकि अपशिष्ट चुंबक जब बनेगा तभी जाकर जनरेटर वोल्टेज बनाएगा। तो इसमें देखो अलग सिस्टम होता है दोस्तों, मैं डायग्राम बनाता हूं पहला, उसके बाद में देखते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा बस। ये क्या है, पोल है और ये बीच में क्या घूम रहा है, अपना आर्मेचर घूम रहा है। क्या घूम रहा है, आर्मेचर। ठीक है दोस्तों, ये इस पर क्या लगा है, कार्बन ब्रश लगी हुई है और इस प्रकार से इनके टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। अब इस पर मैं क्या करता हूं, पोलों पर ये बैंडिंग कर दी मैंने, पोलों पर कर दी दोस्तों। ये मैंने क्या कर दी, पोलों पर बैंडिंग कर दी। अब इसके बाद में दोस्तों मैं इसको क्या करता हूं, सप्लाई से संयोजित करता हूं। इस प्रकार से मैंने सप्लाई संयोजित की। इसके बाद में इस पर मैंने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। ये क्या है, कोई लोड है। अब दोस्तों देखिए इसके बारे में अपन अच्छे समझते हैं। दोस्तों इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये समान एक बैंडिंग है और ये किस क्रम में है, आर्मेचर और बैंडिंग समांतर क्रम में है। देखो आपको दिख रहा है ना, यानी कि आर्मेचर इस प्रकार से है और बैंडिंग यानी कि आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बीच में आर्मेचर बना दिया और ये इस प्रकार से, यानी कि ये इसी प्रकार से है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से है ना। तो यानी कि दोस्तों ये क्या है, विद्युत चुंबक जनरेटर है। इसमें देखो इस स्थिति में इसमें किसी प्रकार की कोई डीसी सप्लाई नहीं है। अब आपने क्या किया, आप नया जनरेटर लेकर आए और ये क्या है, विद्युत चुंबक जनरेटर है और नया लेकर के आए और नया लेने के बाद में आप इसको घुमाते हैं। इसके आर्मेचर को आप कितना भी घुमा लो लेकिन वोल्टेज बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इस विद्युत बैंडिंग की हुई है ना, विद्युत बैंडिंग, तभी तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक में क्या होता है, विद्युत बैंडिंग की जाती है पोलों पर और इस बैंडिंग में देखो दोस्तों किसी प्रकार की सप्लाई नहीं है और इस बैंडिंग में किसी प्रकार की सप्लाई नहीं है तो इसमें किसी प्रकार का चुंबक नहीं है
और इस बैंडिंग में किसी प्रकार का विद्युत चुंबक क्या होता है, जब तक उसमें सप्लाई रहता है जब तक चुंबक रहता है, और सप्लाई देने बंद कर देते हैं, सप्लाई नहीं होती है तो उसमें चुंबक बनना बंद हो जाता है। अब दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी चुंबक नहीं है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई चुंबक नहीं है तो इसमें पोल उत्तेजित नहीं हुए, पोल उत्तेजित नहीं हुए तो विद्युत चुंबक बना ही नहीं, और विद्युत चुंबक नहीं बना तो आप इसके आर्मेचर को कितना भी घुमा लो ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, तो विद्युत चुंबक जनरेटर होता है जो नए लाते हैं, उस स्थिति में इसके आर्मेचर को घुमाने पर भी वोल्टेज नहीं बना रहा। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं होना, यानी कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व का नहीं होना। अपशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं, अपशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं किसी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने के बाद में उस वाइंडिंग में सप्लाई को बंद कर देने के बाद भी कुछ चुंबक शेष रह जाता है, उसे बोलते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व। अब इसमें हमने कोई सप्लाई दी नहीं, अब इसमें हमने सप्लाई नहीं दी तो इसमें कोई चुंबक नहीं, और चुंबक नहीं तो आप इसके आर्मेचर को कितना भी घुमा लो लेकिन फिर भी ये वोल्टेज नहीं बनाएगा, और वोल्टेज नहीं बनाएगा तो क्या है, इसको आप ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितना घुमाने के बाद भी वोल्टेज नहीं बना रहा, इसका कारण है अपशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि इस जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। अब आप नए ले आए और घुमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, तो इसको क्या करना है, आपको कुछ समय के लिए डीसी सप्लाई दे देनी है, कुछ समय के लिए दे दी, और कुछ समय के लिए डीसी सप्लाई देने के बाद में इस सप्लाई को बंद कर देते हैं, कर दिया बंद, यानी कि डीसी सप्लाई देने के बाद में इस सप्लाई क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में इस वाइंडिंग में कुछ चुंबक बन गया, कुछ मतलब न के बराबर, इस प्रकार से थोड़ा चुंबक बन गया, थोड़ा सा, जिस प्रकार से अगर किसी बर्तन में अपन पानी रखते हैं, पानी को बाहर फैला देने के बाद में बर्तन में कुछ जल शेष रह जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, थोड़ा चुंबक शेष रह जाता है, और थोड़ा चुंबक शेष रह जाता है तो आर्मेचर अपना घूम रहा है, और आर्मेचर अपना घूम रहा है तो थोड़ा चुंबक कटने के कारण थोड़ा सा वोल्टेज बनाएगा, यानी कि आर्मेचर लगभग 2 या 5 वोल्टेज बनाएगा, और 2 या 5 वोल्टेज फिर आपने निकल कर यहां पर आ जाते हैं, आ गए। अब 2-5 वोल्टेज, ये देखो रास्ते कितने हो रहे हैं इसमें, देखो इस प्रकार से लोड पर भी आ रहा है, एक रास्ता इस वाइंडिंग में जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब दोस्तों ये जो 2 या 5 वोल्टेज बनाया स्टार्टिंग के समय, वो लोड पर ले जाकर के डायरेक्ट उल्टा वाइंडिंग में चल जाता है, इसीलिए तो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें 3 पैप लगे हुए हैं आगे, तो पानी वहां पर नहीं पहुंच करके वापस वाइंडिंग में चल जाता है, यानी कि चुंबक लोड तक नहीं पहुंच करके वापस किस में चल जाता है, वाइंडिंग में चल जाता है, और जिससे इस वाइंडिंग में चुंबक बनना और लग जाता है, यानी कि चुंबक और मजबूत होने लग जाता है। जिस प्रकार से हमने डीसी सप्लाई के स्टार्टिंग में काम किया, इसी प्रकार से इसमें और सप्लाई पहुंच गई, और सप्लाई पहुंच गई तो चुंबक और मजबूत होने लगा, और चुंबक और मजबूत होने लगा तो और चुंबकीय बल रेखा बढ़ गई ना, देखो इस प्रकार से बढ़ गई। अब फिर जनरेटर वोल्टेज बढ़ा रहा है, जनरेटर वोल्टेज बढ़ा रहा है, वापस इसमें जा रहा है, बढ़ा रहा है, वापस इसमें जा रहा है, बना रहा है, वापस इसमें जा रहा है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये जनरेटर पूर्ण वोल्टेज नहीं बढ़ाता, पूर्ण वोल्टेज। और जिस समय ये पूर्ण वोल्टेज बढ़ा देता है उस समय उसके बाद में इसमें कितना भी चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस अवस्था को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? संतृप्त अवस्था। इससे क्वेश्चन आता है कि संतृप्त अवस्था क्या बोलते हैं? कि संतृप्त अवस्था ये बोलते हैं जब बाइंडिंग में पूर्ण रूप से चुंबक बढ़ जाता है, उसके बाद में उसमें कितना भी धारा चल जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलते हैं संतृप्त अवस्था। यानी कि चुंबक पूर्ण बन गया, अब उसमें कोई आवश्यकता नहीं, वही अवस्था कहलाएगी संतृप्त अवस्था। क्लियर? अब जनरेटर अपना खूब पूर्ण वोल्टेज बनाने लग गया। अब आपको जनरेटर का वोल्टेज किस पर ले सकते हैं? लोड पर चल जाएगा। ये जनरेटर में एक खासियत होती है, ये जनरेटर में क्या है, कुछ टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पूर्ण वोल्टेज नहीं बनाएगा तब तक लोड पर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बाइंडिंग बार बार उत्तेजित होती रहेगी, एक्साइटेड होती रहेगी। इसलिए इस जनरेटर में कुछ वोल्टेज मतलब वोल्टेज बनाने के लिए टाइम लगता है। और जो अपना स्थायी चुंबक वाला होता है, क्या स्थायी चुंबक वाला, जो स्थायी चुंबक वाला होता है
वो क्या करता है, तुरंत वोल्टेज बनाता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय बल रेखा चुंबक तुरंत रखा हुआ है और तुरंत वोल्टेज बनाता है और स्थिर वोल्टेज बनाता है। कैसा? स्थिर वोल्टेज, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होता है, जबकि इसमें विद्युत चुंबक है, इसमें कोई डीसी सप्लाई नहीं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में इसमें इसको समझ सकता है कि अगर इस जनरेटर को आपने कुछ दिनों के लिए बंद रख दिया, यानी कि कुछ दिनों तक बंद जनरेटर है, उसके बाद में आप इसको दोबारा घुमाते हैं तो वोल्टेज नहीं बनाता जनरेटर। क्यों? इसका कारण क्या है कि वापस अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए हमें दोबारा से इसे डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। समझ में आ गया? यानी कि अगर जनरेटर कुछ दिनों के लिए वापस रखा हुआ है, बंद पड़ा है, और आप इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो दोबारा वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा है, तो इसका कारण है दोबारा वापस चुंबकीय अपशिष्ट खत्म हो गया। इसको दोबारा से बैंडिंग को उत्तेजित करना पड़ेगा। अब उत्तेजित करने के लिए इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है। किस कोड सप्लाई दी जाती है? डीसी सप्लाई दी जाती है। अब जो अपशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया, उसे वापस प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग क्रिया। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग क्रिया। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग क्रिया। वापस चुंबक बनाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं फ्लैशिंग क्रिया। अब दोस्तों, अपशिष्ट चुंबक समाप्त कब होता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अपशिष्ट चुंबक समाप्त ये जब होता है जब इस जनरेटर पर लोड नहीं होने के बाद में इस जनरेटर को आप बंद कर देते हैं, और जनरेटर को बंद करने के बाद में ये जनरेटर वापस पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करते, यानी कि कुछ दिनों तक वापस बंद रहता है, तो इसका क्या है? अपशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस जनरेटर को बंद रखने पर इसका क्या होता है? धीरे धीरे अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इसको दोबारा से उत्तेजित करना पड़ता है। तो ये होता है दोस्तों अपशिष्ट चुंबकत्व। और ये विद्युत चुंबक क्या होता है? इस पर क्या की जाती है? बैंडिंग की जाती है। बैंडिंग की जाती है। क्लियर? कंप्लीट क्लियर हो गया ना? इससे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? ठीक है दोस्तों, अब अपना स्टार्ट करते हैं अगला। ये जो विद्युत चुंबक जनरेटर है ये भी 3 प्रकार का होता है: सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अपन एक एक को देखते हैं ना। इसमें से आप कितने भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी अगर बिल्कुल मजबूत है ना तो आप क्वेश्चन की कोई वो नहीं है। अब देखते हैं अपन पहला क्या, सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर को हम क्या बोल सकते हैं? एक श्रेणी जनरेटर भी बोल सकते हैं। क्या? श्रेणी जनरेटर। यानी कि सीरीज जनरेटर को हम श्रेणी जनरेटर बोल सकते हैं या श्रृंखला जनरेटर। आप इसका नाम किसी प्रकार से रख सकता है। सीरीज जनरेटर बोल सकते हैं, श्रेणी जनरेटर बोल सकते हैं, श्रृंखला जनरेटर। अब नाम से ही पता लग रहा है कि श्रेणी जनरेटर यानी कि उसका सारा सिस्टम श्रेणी में होगा, और इस जनरेटर में क्या होता है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। उसके जो टर्मिनल होते हैं उसको हम D1 और D2 दर्शाते हैं। देखो इस प्रकार से। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो है वो कैसी बनी होती है? इसके बाद में सीरीज जनरेटर है, उसकी परिभाषा क्या है? तो सीरीज जनरेटर की परिभाषा है वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार, कम्पटन व आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर कैसे बोलते हैं? वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्नों की बनी होती है और आर्मेचर के किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। वही जनरेटर क्या कहलाता है? सीरीज जनरेटर कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है? ये आर्मेचर लगा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है? ये इस प्रकार से अब दोस्तों जो ये सीरीज बाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड, इसको बोलते हैं FSE, यानी कि सीरीज फील्ड। क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसके टर्मिनल को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? तो वो होता है D1 और दोस्तों D2। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि D1 D2 हैं किसके? सीरीज के,
सीरीज का जो टर्मिनल है वो D1 D2 है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल लैब में है और आपको किसी जनरेटर के ऊपर D1 D2 टर्मिनल लिखे हुए हैं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो जनरेटर की बाइंडिंग कौन सी है, सीरीज बाइंडिंग है। तो इसका मतलब उसमें सीरीज जनरेटर है। वो कौन सा जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है। और उसमें क्या होता है, इस जनरेटर में क्या होते हैं, 4 टर्मिनल निकलते हैं। कौन कौन जनरेटर है जिसमें 4 टर्मिनल निकलते हैं, एक है सीरीज जनरेटर और दूसरा है शंट जनरेटर। दूसरा क्या है, शंट जनरेटर। अब इस शंट जनरेटर का नाम समझ रहे हो, शंट का मतलब सोच रहा है समांतर, और समांतर मतलब समझ रहा है उसमें क्या है, बाइंडिंग किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। ये क्या है, आर्मेचर है। इस प्रकार से इसमें बाइंडिंग किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लगाते ही। ये किस क्रम है, समांतर क्रम है, जबकि ये श्रेणी क्रम है। जिस प्रकार से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसी प्रकार से ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों इसमें जो सीरीज जनरेटर है उसमें बाइंडिंग को पहचानने के लिए D1 D2 इंगित होते हैं, जबकि शंट में क्या होते हैं, E1 और E2। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि शंट फील्ड बाइंडिंग को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, तो आता है E1 और E2। इसको हम FSH बोलते हैं, यानी कि शंट फील्ड बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये आर्मेचर को दर्शाते हैं A1 A2। क्लियर। अब दोस्तों फिलहाल अपन सीरीज पढ़ रहे हैं, इसको मैं हटाता हूं। अब इसके बाद में देखो, इस बाइंडिंग पर अपन ये जनरेटर है, ये किस क्रम में जोड़ दिया, पूरा श्रेणी क्रम जोड़ दिया। अब ये पूरा श्रेणी क्रम है, लेकिन दोस्तों इससे ये क्वेश्चन बन जाता है कि इस जनरेटर को आप बार बार कितना भी घुमाने के बाद भी वोल्टेज नहीं बना रहा। इसका कारण क्या है, ये ओपन है, देखो ओपन है ना, और मैंने क्या बोला था, इसकी में क्या होगा, बाइंडिंग बार बार उत्तेजित संतृप्त अवस्था तक कब पहुंचेगी, जब ये पूर्ण रूप से बंद होगा। यानी कि इसमें 2 वोल्ट बन रहा है, परिपथ पूर्ण होकर के दोबारा बाइंडिंग में 2 वोल्ट पहुंचेगा तो चुंबक और मजबूत बनता जाएगा। और वो कब बनेगा, जब इस पर क्या होगा, परिपथ पूर्ण होगा। अब ये इस समय ओपन है, और ओपन है तो आपका जनरेटर में 2 वोल्ट बनाए, वो 2 वोल्ट यहीं पर रहेंगे, दोबारा वापस सप्लाई किसमें, इसमें पहुंच नहीं रहे, क्योंकि परिपथ ओपन पड़ा है। और दोबारा बाइंडिंग में 2 वोल्ट नहीं पहुंच रहे, तो जनरेटर को कितना भी घुमा लो, आपका जनरेटर 2 ही वोल्ट बनाएगा। इसलिए क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जनरेटर पर हमेशा क्या होता है, लोड लगा होता है। क्या लगा होता है, लोड लगा होता है। यानी कि जो सीरीज फील्ड जनरेटर है उस पर हमेशा क्या होता है, लोड लगा होता है। क्वेश्चन ध्यान रखना कि सीरीज फील्ड जनरेटर पर स्टार्टिंग में क्या होता है, शून्य लोड, पूर्ण लोड, निम्न लोड, कोई लोड नहीं। तो इस पर क्या होता है, पूर्ण लोड होता है। यानी कि लोड का क्या होता है, पूर्ण लोड। अगर इस पर हमने लोड नहीं लगाया तो ये जनरेटर कितना वोल्टेज बनाएगा, 2 वोल्टेज। कितना, 2 वोल्टेज। और वो 2 वोल्टेज किसके कारण बनाया था, अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये आता है कि जनरेटर क्या है, बिना लोड है, शून्य लोड है, और वो 2 वोल्टेज बना रहा है, इसका कारण क्या है, वो ओपन है, मतलब उस पर लोड नहीं है, अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण बना रहा है 2 वोल्टेज। इसलिए इस जनरेटर पर हमेशा पूर्ण लोड डाला जाता है स्टार्टिंग के समय। अगर आपने लोड नहीं डाला तो जनरेटर 2 ही वोल्टेज बनाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पर क्या डालना है आपको, पूर्ण लोड होता है। अब दोस्तों सीरीज क्रम में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि सीरीज क्रम में हमेशा धारा का मान समान होता है। यानी कि आप इसके अंदर देखो या इसके अंदर देखो या इसके अंदर, धारा का मान आपको हर स्टेप पे समान मिलेगा। श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधों में, अगर नहीं पढ़ा तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो मिलेगी आपको। सीरीज प्रतिरोध, समांतर प्रतिरोध, उनमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, यानी कि पूरे परिपथ में धारा समान मिलेगी। तो क्वेश्चन इसका एक सूत्र बनता है किस प्रकार से, IA बराबर ISE बराबर IL। यानी कि आर्मेचर की धारा, IA को बोलते हैं आर्मेचर की धारा, और SE को बोलते हैं सीरीज की धारा, और LI को बोलते हैं लोड की धारा। इन तीनों का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो हम लिख सकते हैं
आई ए बराबर क्या है, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा। उसके बाद में आई ऐसी क्या है, सीरीज धारा, सीरीज फील्ड की धारा है। उसके बाद में आई एल क्या है, लोड धारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इससे आता है कि लोड धारा का मान इतना है, सीरीज धारा का मान इतना है, आर्मेचर धारा का मान ये है। तो इस प्रकार से आपको आई एल का मतलब पता होना चाहिए, आई एस सी का मतलब पता होना चाहिए और आई ए का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों ये फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्जाम में आता है कि आई ए का मान, आई एस सी का मान, आई एल का मान क्या होता है सीरीज जनरेटर में। तो सीरीज जनरेटर में दोस्तों हर स्टेप पर मतलब लोड धारा का मान, वह सीरीज धारा का मान, वह आर्मेचर धारा का मान, तीनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। अब देखो इसका भी अगर 5 एम्पियर है तो इसकी भी 5 होगी और इसकी भी 5 होगी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो सीरीज में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। क्लियर है। अब दोस्तों देखते हैं, अगर आपने इस पर लोड का मान बढ़ा दिया, लोड का मान क्या हुआ, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अगर आपने लोड का मान बढ़ा दिया तो लोड धारा का मान बढ़ेगा, आई का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आई का मान बढ़ेगा तो इसमें लोड का धारा का मान बढ़ा तो इसमें बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। अब फील्ड में धारा का मान बढ़ा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, चुंबक अच्छा बनेगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो अपन ने एक पिछले क्लास में सूत्र पढ़ा था, ई बराबर भाई, यानी कि ये क्या है, समानुपाती है, यानी कि इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ेगा। किसका, उत्पन्न वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सीरीज जनरेटर में क्या होता है, लोड बढ़ाने पर उत्पन्न वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। अब दोस्तों इसमें आप लोड बढ़ा रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में इस पर 20 एम्पियर का लोड है और आपने 25 एम्पियर का लोड कर दिया तो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है दोस्तों, अगर इस पर आपने लोड धारा का मान कम कर दिया तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा वाइंडिंग में, और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो उत्पन्न ईएमएफ का मान भी कम हो जाएगा। यह इस सूत्र से बन रहा है, यानी कि धारा का मान समान है, इसमें धारा का मान समान है तो इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। इसलिए दोस्तों इस पर क्या है, जितना हम लोड बढ़ाएंगे उतना ही ये जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज बनाता है। जितना हम इस जनरेटर पर लोड बढ़ाएंगे उतना ही जनरेटर वोल्टेज बनाता है। ठीक है, इसलिए हम इस जनरेटर को, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूं, इसलिए इस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, वर्धक। वर्धक के रूप में काम ले सकते हैं। और ये वर्धक क्या है, वर्धक यानी कि बूस्टर। क्या, बूस्टर, यानी कि बूस्टर के रूप में किस जनरेटर को यूज किया जाता है, तो वो है सीरीज जनरेटर। अब ये बूस्टर क्या होता है, बूस्टर दोस्तों ये होता है ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन, उसमें क्या होता है, जैसे माना कहीं से उत्पादन केंद्र से सप्लाई आ रही है और अपने घर तक आ रही है, तो जिस प्रकार से वहां से भेजी गई थी वहां से हमारे घर तक आने में कुछ वोल्टेज क्या होता है, लाइन ड्रॉप कर जाती है। अगर उत्पादन केंद्र से 415 वोल्टेज भेजे तो आपके घर पर 415 नहीं आप पहुंचेंगे, क्योंकि कभी भी इनपुट आउटपुट बराबर नहीं हो सकता। और अगर 415 भेजिए, अगर 415 वहां से भेजें और आपके घर पर 400 आगे पहुंच रहे हैं तो 15 वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। क्या हो गया, ड्रॉप। यानी कि जो लाइन है उसका प्रतिरोध कुछ तो होगा, वो क्या करेगा, वोल्टेज खाएगा, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। यानी कि ये हानि हो गई, लॉस हो गया, इस पर का कोई काम नहीं है। अब ये क्या है, वेस्टेज गया ना 15 वोल्टेज, कोई काम का नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा। तो अब इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए यानी कि इसकी पूर्ति करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बूस्टर को यूज करते हैं। बूस्टर का होता है एक सीरीज जनरेटर होता है। क्या होता है, सीरीज जनरेटर होता है। क्यों इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इस लाइन पर हमेशा क्या होता है, लोड होता है, हमेशा लोड जुड़ा होता है, और लोड का मान बढ़ेगा, और लोड का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान भी बढ़ता है।
अपन ने हवाल देखा था, अगर लोड का मान बढ़ रहा है तो ईएमएफ का मान बढ़ रहा है, और ईएमएफ के मान बढ़ रहा है तो ये जो क्षति हुई है, ये पूर्ति, मतलब इसकी कमी हुई है, इसकी क्या करेगा, ये हमको पूर्ति करेगा। कौन? बूस्टर जनरेटर। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि बूस्टर जनरेटर के रूप में किस जनरेटर को यूज करते हैं? सीरीज जनरेटर को। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर लोड का मान बढ़ता है तो ये उत्पन्न वोल्टेज का मान बढ़ता है, और वोल्टेज का मान बढ़ता है तो ये जो ड्रॉप वो है 15 वोल्टेज, इसकी हमें क्या करेगा? पूर्ति करेगा। और ये हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में, लाइन के किस क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ता है। क्लियर दोस्तों? इस बूस्टर से भी कुछ सुना देते हैं कि बूस्टर जनरेटर के रूप में किस जनरेटर को यूज करते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा सारा। क्लियर है ना? अब दोस्तों एक सूत्र बनता है इससे, उसको अपन देख लेते हैं। दोस्तों अपन ने जो जनरेटर का जो उत्पन्न ईएमएफ है उसका फॉर्मूला पढ़ा था क्या? BT प्लस IR, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है? जनरेटर का फॉर्मूला है। अब इसको हम सीरीज जनरेटर में सेट करते हैं। किसमें? सीरीज जनरेटर में। अब दोस्तों सीरीज जनरेटर में सेट कर देंगे तो क्या होगा? E बराबर BT का मान BT, IR, I और R। तो I किसकी? सीरीज की, ISE और RSE, यानी कि सीरीज की धारा और सीरीज का प्रतिरोध। इसमें दो बाइंडिंग की हुई है। देखो सीरीज है और आर्मेचर है, यानी कि इसकी धारा इसका प्रतिरोध, इसकी धारा इसका प्रतिरोध। तो मैंने क्या कर दिया? सीरीज की धारा और सीरीज का प्रतिरोध और आर्मेचर की धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध। एक मिनट, सॉरी, आर्मेचर का क्या है? प्रतिरोध कर दिया। अब ये टोटल मिलकर बन रहा है टोटल। ये क्या है? यही तो है। मैंने सबको खोल दिया, यानी किस प्रकार से कि सीरीज की धारा और सीरीज का प्रतिरोध और आर्मेचर की धारा, आर्मेचर का प्रतिरोध। इसको सबको करेंगे सिस्टम। अगर माना कि इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 5 है, इसका मान 4 है, तो सबको सॉल्व करेंगे तो वो टोटल IR आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कुल IR। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या? ये फॉर्मूला इसका होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? देखते हैं दोस्तों। ये होता है इसका E बराबर BT प्लस ISE, RSE और IA, RA। ये क्या है? इसका उत्पन्न वोल्टेज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आता है, बहुत ध्यान रखना दोस्तों। ये मैंने क्या किया? ये वोल्टेज ड्रॉप ही है। इस जो छोटा है इसको मैंने खोल के रख दिया, क्योंकि यहां पर बाइंडिंग हुई है, सीरीज बाइंडिंग है और आर्मेचर बाइंडिंग है। तो आर्मेचर के प्रतिरोध, आर्मेचर की धारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना सीरीज जनरेटर कंप्लीट हो गया है। और हमको जहां पर लोड का मान बढ़ रहा है तो वहां पर हम इस जनरेटर को यूज करते हैं, क्योंकि इसी में खासियत है, लोड का मान बढ़ेगा तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। दोस्तों इस जनरेटर में कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके? सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको। क्लियर नोट्स बनाना है दोस्तों। और इस क्लास को आप ऐसे नहीं कुछ देख लिए थोड़ा सा समय के लिए, नहीं, पूरी क्लास देखनी है। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको सब कुछ पता रहे बस। ठीक है दोस्तों, और क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट कर दिया करो। इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन आप बना सकते हैं कितना भी, अगर आपका बेसिक मजबूत है। और बेसिक मजबूत नहीं है ना तो आप एक क्वेश्चन घुमा दिया ना तो आप घूम जाओगे। समझ में आया ना? ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।